लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन एक गरीब विधवा महिला ने इससे सपने बुने। यही यही प्लास्टिक की थैलियां उन्हें आज लंदन और यूएई तक ले गई। यही है उस महिला का घर, जिसने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। कहते हैं विधवा औरत का जीवन समाज में सबसे कठिन होता है, और अगर वो गरीब हो तो हालत और भी बेरहम हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने 3 बच्चों को अकेले पाला, जो खुद टूटी लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ी रही, जिसने कूड़े में से फेंकी गई प्लास्टिक से अपनी दुनिया रची। नमस्कार। नमस्ते। राजीव भाई, आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? अपनी बचपन की बात करूँ ना, तो 2 क्लास ही मैंने पढ़ा, वो भी जैसे छुप छुप के। माँ बाप जब खेत में चले जाते थे तब पीछे में जाती थी 1-2 घंटे के लिए, और जब वो वापस आते उससे पहले मैं वापस आ जाती थी। फिर भी कभी पता चलता था कि मैं स्कूल में गई थी तो बहुत मार पड़ती थी। थोड़ी मैं बड़ी हुई तो मेरे पिताजी से मैंने बोला कि मुझे वीविंग करना है, तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं बेटा, वीविंग का काम तो सिर्फ आदमियों का, बहनों को तो सिर्फ बॉबिन बनाना, ताना निकालना ये सब रहता है। तब भी मुझे सवाल आया कि ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ आदमी कर सकते, बहनें नहीं। जब मेरे पिताजी खेत में चले जाते थे मेरे पीछे छुप छुप के सीखा मैंने वीविंग काम। भारत देश सदियों से पुरुष प्रधान रहा है, और इससे राजीबाई भी नहीं छूटी। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परिस्थिति और हालातों ने उन्हें पढ़ाई छुड़ा दी। जब आपके पति का निधन हुआ, उस समय हालात कैसे थे और आपको कौन सी चिंता सता रही थी? जब मेरे पति का देहांत हुआ मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं 3-4 महीने तक एकदम जैसे पागल हो जाती है औरत, मैं ऐसे पागलों जैसी हो गई थी। अपने बच्चों को भी मैं नहीं पहचान पाती थी कि मेरे बच्चे कौन है। लोग, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे बच्चों को आगे बैठाते थे ताकि उसको देख के इसको कुछ होश आ जाए और उसको कुछ आए समझ में। मैं खाती नहीं थी, सोती नहीं थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी। मेरे पिताजी ने मुझे एक अस्पताल में दाखिल किया और मुझे बहुत शौक लगाया, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत होश आया था। और मैं 3 महीने बाद अपने बच्चों को मैंने पहचाना कि ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है। वो बहुत रो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि एक तो उसके पिताजी नहीं थे, ऊपर से मेरा हालत ये हो गई थी, तो वो बहुत रोते थे मेरे लिए, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी, क्या दूँ उसको। वो बोल रहे, और छोटे थे बहुत, बड़े। हमारा बेटा मेरा लगभग 6-7 साल का था और छोटा बेटा मेरा 4 साल का था। बहुत मुश्किल से मैंने वो दिन निकाले। 1 साल बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो मुझे नहीं देख पा रहे थे इस हालत में। आज यहाँ पे मैं रह रही हूँ अवध नगर में, वहाँ पे मेरी बड़ी बहन मुझे लेकर आई। उन्होंने बोला कि अगर तुम वहाँ रहोगी तो तुझे वही याद आएगा, तो वो जगह बदलनी पड़ेगी। इसलिए मेरी बहन ने मुझे यहाँ पे ले आई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था 3-4 महीनों से। एक कमजोरी थी शरीर में, ऊपर से मैं यहाँ पे रहने के लिए आई थी, तब भी मेरा कोई सहारा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं था। समाज ने और गांव ने आपको विधवा के रूप में कैसे ट्रीट किया? लोग कैसे देखते थे आपको? आप जवान थी, आपके पति का देहांत हो गया, तो लोगों का नजरिया क्या था आपकी तरफ? यही मुझे बड़ी दुख हो रही थी जब उस जमाने में 2007 में जब ये समय चल रहा था मेरा, क्योंकि बच्चों का प्रश्न था। मेरे 3 बच्चे थे, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी, वो सोच के मैं बाहर नहीं करती थी। तब जहाँ पे भी मैं जाती थी तो लोग यही मुझे कहते थे कि आप आधी रात को भी आप हमको बुलाएंगे तो हम आपके घर आ जाएंगे, तो मुझे बड़ा दुख होता था। मतलब लोगों ने आपको हैरेसमेंट भी किया? बहुत बहुत करते थे ऐसे, शुरू में बहुत होता था ऐसा। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे अब ठीक नहीं है, इसका नजरिया अच्छा नहीं है, इसकी जो सोच है वो गलत है, मैं वो काम छोड़ देती थी, कहीं और जाती थी। कहीं पे भी जाऊँ तो वही मुझे सामने आता था कि बहुत रोती थी, मेरी बहन को बताती थी कि अब मुझे इधर नहीं जाना है। मैं वहाँ जहाँ पे जाती हूँ तो लोग ऐसी नज़र से मुझे देखते हैं कि ये अभी छोटी उम्र है इसकी और पति नहीं है, तो चलो हम कुछ इनसे इसका फायदा उठाते। लेकिन मैं अगर ऐसा समय आया तो मैं बच्चों को कहीं छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी। पति के निधन के बाद 3 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आपने कैसे सर्वाइव किया? और ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई कि आप
आपको भूखा सोना पड़ा हो या आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? बहुत दिन आए ऐसे, लगभग 2 साल ऐसा रहा हमारे साथ। हफ्ते में 1-2 दिन, 2-3 दिन ऐसा आता था कि हम बिना खाए सो जाते थे। मेरा तो जो हुआ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा आगे? इसका भविष्य क्या है अब? मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं बहुत बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कह नहीं सकती थी। जिसको मैं ये बात करती थी, वो गलत फ़ायदा उठाते थे उसका। तो मैं अंदर से भले ही कितनी टूटी हुई थी, लेकिन बाहर एकदम ऐसे सबको दिखाती थी कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन ऊपर वाले की दया एक ये थी कि मेरे बच्चे जो 3 छोटे थे, वो कभी रोए नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला कि अब हमको कपड़ा चाहिए या अच्छा खाना चाहिए, आज खाना नहीं है तो हमें चाहिए। वो मैं उसको मतलब आपकी कैसी भी परिस्थिति थी, आपके बच्चों ने आपका साथ दिया। बिल्कुल साथ दिया। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मेरे बच्चे छोटे थे तब से, क्योंकि वो जब खाना नहीं था वो अपने आप सो जाते थे। वो समझ जाते थे कि आज खाना नहीं है। वो सो जाते थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात, क्योंकि बच्चे बिना खाए सो गए हैं। वो पानी पी के सो जाते थे, लेकिन पूरी रात मेरी ऐसे निकल जाती थी कि अब बच्चे आज बिना खा के सो गए, अब मैं उसको क्या खिलाऊँ? कभी-कभी ऐसा लगता था कि मेरा हाथ-पैर काट के उसको खिला दूँ, क्या करूँ अब? कैसे अपना जीवन बिताया आपने? जैसे मैंने बताया ना कि मैं कभी खेती का काम करने जाती थी, कभी कड़िया काम जो बांध काम होता है, मकान का काम बनता है, वो जाती थी कभी-कभी। कभी-कभी फैक्ट्री में गई, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उधर भी गई। मेरे पास 300 वो भी रुपए आप नहीं था। एफर्ट नहीं कर सकते थे 300 तभी। रुपए नहीं थे मेरे पास, तो मैं 3000 कहाँ से निकालूँ? अगर मेरे पास 3000 होते तो मैं घर पे तब भी वीविंग का काम कर सकती थी, लेकिन वो लूम नहीं था मेरे पास, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ता था काम के लिए। आपने ये प्लास्टिक से ये सब मटेरियल बनाना कब स्टार्ट किया और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? तो जब मैं खमीर संस्था में गई ना, तब मैंने देखा कि वेस्ट प्लास्टिक का भी वीविंग हो सकता है। एक वहाँ पे लड़की आई हुई थी, केटल करके नाम था उसका, वो अमेरिका से आई थी। तो मैं जब जॉब करती तब देखा उसको। वो जो वीविंग काम है वो हमारा पारंपरिक काम है, हमारे बाप दादा भी वीविंग का ही काम करते थे। दूसरा ये था कि हम इस काम से पर्यावरण को भी साथ में बचा सकते। जब आप ये स्टार्ट कर रही थी, लोगों का कैसा रवैया रहा होगा? तो सब लोगों ने पहले तो मना ही कर दिया कि ये कचरे का प्लास्टिक, गंदा प्लास्टिक आप उठाएंगे, फिर इसको वॉश करेंगे, फिर वीविंग करेंगे, ये लेगा कौन पहले तो, ये कचरे वाला। तब मैंने बोला कि अगर आप चाहो तो मैं ये काम करूँगी, अगर अच्छा। आपका सपोर्ट रहा तो। पहली बार आप किस देश में गई हैं? तो मैं पहली बार विदेश वेल्स गई थी, लंदन के पास में है बिल्कुल। अच्छा। वहाँ पे लगभग हम 18 दिन थे। मेरा भी सपना रहा था कि मैं भी कभी लंदन जाऊं, लेकिन राजीव भाई ने इस वीवी के जरिए लंदन तक अपना सफ़र किया। राजीव भाई, आपको कोई सम्मान के लिए बुलाया हो या फिर कोई सरकारी अफसर या नेता आपके घर विजिट की? बड़े नेता कोई विजिट नहीं किया अभी तक। कभी-कभी गांधीनगर से आते हैं, जो हमारे सखी मंडल के जो लेबर में थे, वो लोग आते हैं, देखते हैं हम जो काम करते हैं वो, लेकिन बड़े नेता आज तक कोई नहीं आया। जैसे हमारे भुज के कच्छ कलेक्टर हैं या भाई विनोद भाई चावड़ा हमारे हैं, ऐसे कोई बड़े लोग अभी तक हमारे घर पे कोई विजिट नहीं किया है कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, तो चलो हम। आप हाल के दिनों में क्या करती हैं? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कोई संस्था से जुड़ी हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट ये कर रही हैं? जी, अभी हम एक संस्था से जुड़े हैं, कारीगर क्लिनिक करके, एक अहमदाबाद में है। पिछले 5 साल से उसके साथ हम जुड़े हैं। मतलब आपने कोई बॉन्ड साइन किया है या फिर ऐसे कंपनी मदद कर रही है और आप काम कर रहे हैं? नहीं, हमने बॉन्ड साइन किया था 5 साल के लिए। उसमें ये था कि उस साल में जितना भी सेल हुआ, उसमें 25% ये लोग लेंगे। उसमें तो के लिए सम्मान बहुत हो रहा है हमारा, पहचान है, सब बुलाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखते हैं, लेकिन जितनी मार्केटिंग चाहिए हमको वो नहीं मिल पा रहा है। राजीव में इतना मेहनत, इतनी संघर्ष, आपका जितना नाम है, जितने आपके इंटरव्यू लिए गए हैं, जितने न्यूज़ चैनल में आप आई हैं, उतना मेरे ख्याल से अभी नहीं लग रहा है कि आप ऊपर लेवल तक गए हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ इस जगह, कोई और नाती की बहन होती, जो कोई बड़े समाज की महिला होती, इतना साल तक ये काम किया होता, तो शायद वो आज आगे होती। मतलब आप जिस जाति से बिलोंग करती हैं,
उसमें थोड़ा कास्टिज्म आपको लग रहा है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है। वो कचरा हम जो फेंक देते हैं, कोई देखना नहीं चाहते, वो हम उठाते हैं। फिर भी लोग इतना हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चलो इसके मदद करें, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पता सबको है, वो देखते हैं लेकिन उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। हाँ जी जी जी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको जो हासिल करना था वो हासिल किया, या फिर अभी भी कुछ कमी है? पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इस काम से हम इतना तक आगे जाएंगे। उस नजरिए से देखे तो मैंने बहुत हासिल किया है। जी। एक दिन ऐसा था कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन दूसरे नजरिए से अगर देखती हूँ कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना मुझे वो नहीं मिल उतना पा रहा है। बेनिफिट आपको नहीं मिला नहीं है। मिल पा रहा है जितना होना आपको चाहिए। सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? कोई योजना? हमको वो ज़्यादा सरकार की तरफ से इसमें नहीं मिला। 2 सिलाई मशीन मिला हमको उसमें, और एक राशन किट मिली थी बस। उसके अलावा हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक ये देते हैं लोग एग्जीबिशन के लिए प्लेटफॉर्म जो होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे कोई लोग भी नहीं आते वहाँ पे। आने जाने का खर्चा सब हमारे ऊपर रहता है। आपने कभी किसी सरकारी योजना के लिए या सरकार को कोई लेटर लिखा सपोर्ट के लिए? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि किसको लेटर लिखे। और मतलब आपको सिर्फ संस्था ने सपोर्ट किया है, संस्था ने, सरकार की तरफ ज़्यादातर संस्था ने, से ज़्यादा कुछ नहीं मिला? ज़्यादातर संस्थाओं ने सपोर्ट किया। जैसे खमीर संस्था है, एक नाबार्ड संस्था है और एक कारीगर की, ये तीनों ने हमको अच्छा सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से सम्मान के लिए बुलाते हैं हमको। जैसे हम दिल्ली गए थे, राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, वो सरकार की तरफ से था। अभी हमारे यहाँ नरेंद्र भाई मोदी आए थे, उसके सम्मान के लिए ये सरकार की तरफ से ही मुझे बुलाया अच्छा। था। तो इस तरह से बुलाया जाता है मुझे, लेकिन हमको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमको काम चाहिए जो बहनों को हम दे पाए, वो नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहेंगे कि ऐसी महिला को सपोर्ट करे, और अगर बन सकता है तो ऐसी योजनाएं इम्प्लीमेंट करें जो इन बहनों के लिए फ़ायदा कारक हो। ये सब चीज़ें करने से आपका घर चल जाता है? मेरा 2 बेटा है, वो कंपनी में काम करते हैं और मेरा घर पे भी मदद करते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों बेटा। तो उसका जो तनख्वाह आती है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मेरी ये सोच नहीं है कभी कि मैं अपना ही घर आगे बढ़ाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरी सोच हमेशा यही रही है कि मेरी जैसी महिलाएं जो है, जो मैं जिस परिस्थिति से आई हूँ, उसके लिए मैं क्या कर पाती हूँ। अगर सरकार वो इसमें मुझे सपोर्ट करती, मैं और बहनों को इस तरह से सपोर्ट करना चाहूँगी, उसके बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगी। क्या आप आज भी अकेली हैं या फिर आपको आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं? बच्चों का सपोर्ट तो मुझे पहले से ही है। जब वो छोटे थे तब भी मेरी बात समझ जाते थे, उसको बोलना नहीं पड़ता था। तो बच्चों का तो सपोर्ट पहले से रहा ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस काम में मैं जुड़ी, नाम आया, तो अब मेरा जो परिवार जो थे, आसपास के जो लोग थे, पहले तो बातें करते थे। जब मैं अकेली ऐसे एग्जीबिशन में जाती थी, कहीं पे जाती थी, तो वो लोग बातें करते थे कि इसको अभी क्या है, इसका तो कोई है नहीं, जहाँ मन करेगा वो चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम किया, सब लोगों को अच्छा लगा, और कभी भी मैं गलत साबित नहीं हुआ आज तक कभी भी। अब वो महिलाएं वापस हमारे साथ जुड़ रही हैं और मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ फैमिली का भी सपोर्ट है, बच्चों का भी है, और आसपास के लोगों का भी अच्छा सपोर्ट है। आपके जैसी और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी बहनों को कि अपने आप को कभी अकेला मत समझो, ना समझो, भले ही वो अकेली हो, क्योंकि ऐसी जिंदगी में चढ़ा उतर तो आता है। लेकिन अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे ना, तो हम अपना भविष्य तो बिगाड़ देंगे, लेकिन साथ में अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ेंगे। लेकिन वो अपने आप को ना देखे, अपने बच्चों में अपने आप को देखे, अंदर से भले ही कितनी टूटी हुई हो, लेकिन बच्चों के सामने इतनी हिम्मत से रहे कि उनको ऐसा लगे कि नहीं, मेरी माँ हमारे साथ खड़ी है, तो हमको कोई बात की डर नहीं है। एक प्लास्टिक की थैली को सड़ने में लगभग 450 साल लग जाते हैं। आपने हजारों किलो रिसाइकल करके आपने नया बुना है, तो आप इन्वायरमेंट को कैसे देखते हैं आप? जैसे कि ये प्लास्टिक हम समझ रहे हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, हजारों साल ये इसको लग जाते हैं सड़ने में। क्योंकि अभी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसका भी मोटो यही रहा है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक के पॉल्यूशन को ख़त्म करो। तो हम तो सर यही चाहते हैं कि ये ख़त्म ही हो जाए। मन में यही तय कर ले कि हम बाज़ार में जाएंगे तो प्लास्टिक लेंगे ही नहीं। तो थोड़ा बहुत तो ये सिलसिला चालू रहने वाला है, लेकिन जितना हो सके उतना हम इसको कंट्रोल में करें, ना ले, उसको बचाए, वही हमारी कोशिश रहती है। राजीव भाई का जीवन सिर्फ उनकी आजीविका चलाना नहीं है, साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हजारों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और आपका ये संघर्ष का जीवन
और आपकी जो भी मुश्किलें हैं उसके बारे में लोग विचारें और सरकार भी आपका साथ दे। थैंक यू सर। धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं सर कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ा वो भी हमारे बारे में सोचे कि हमारी बहनों को हम काम दे रहे हैं तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं। हमारी बस यही मांग है कि लोग हमारे काम को समझे, अच्छे से समझे। हमको नाम तो मिला है लेकिन उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। ऐसी ही अननोन स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।